हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की शक्तियां तथा कर्तव्यों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा राष्ट्रपति के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, संविधान द्वारा जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ एवं कर्तव्य बताए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरा विधायी शक्तियाँ, तीसरा वित्तीय शक्तियाँ, चौथा न्यायिक शक्तियाँ, 5 आता है कूटनैतिक शक्तियाँ, छठवां सैन्य शक्तियाँ तथा 7वीं आपातकालीन शक्तियाँ। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्रपति को संविधान द्वारा 7 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। अब चलिए इन शक्तियों के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कार्यकारी शक्ति। चलिए देखते हैं कार्यकारी शक्तियों के बारे में। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां जो संविधान में वर्णित की गई हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं, यानी भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं वह केवल और केवल राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। राष्ट्रपति हालांकि नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में होती हैं। इसलिए राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख माना जाता है, जबकि भारत सरकार के जितने भी कार्य किए जाते हैं शासन से संबंधित वह केवल और केवल राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा वे उसके प्रसाद पर्यटन, यानी जब तक राष्ट्रपति को भरोसा है तब तक वह उसके अपने पद पर कार्य करते हैं। यानी प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्य करते रहते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। देखते हैं अगला पॉइंट, तीसरा, वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि का निर्धारण करता है। उसके वेतन का निर्धारण भी राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर कार्य करता है। यानी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जब तक राष्ट्रपति को भरोसा है अपने पद पर वह रहता है। यानी महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा महान्यायवादी तथा प्रधानमंत्री के अलावा भी राष्ट्रपति द्वारा कुछ अन्य लोगों की नियुक्ति की जाती है जो इस बिंदु में है। देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की, मुख्य चुनाव आयुक्त की, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यों के राज्यपाल, ये बिंदु यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यहाँ पर आपको ये चीज़ विशेष रूप से याद रखनी है कि राष्ट्रपति द्वारा किन किन लोगों की नियुक्ति की जाती है तथा वो कब तक, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रहते हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट, वह किन सरकार के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका से संबंधित प्रस्तावों की जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। संविधान में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की है कि वह केंद्र सरकार के जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं अथवा विधायिका से संबंधित प्रस्ताव हैं उनकी जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। यह शक्ति आगे, वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग का व्यवस्था की गई है कि इनके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इस आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वह केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के मध्य एक समन्वय की कड़ी होता है। वह केंद्र एवं राज्य के मध्य संतुलन बनाए रखता है। वह उसका केंद्र एवं राज्य से बराबर प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए राष्ट्रपति का कर्तव्य होता है कि वह केंद्र राज्य के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए
एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करे और राष्ट्रपति द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा शासन चलाया जाता है। इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों की स्वयं की विधानसभाएं हैं जिनमें खुद प्रशासन किया जाता है, परंतु उन पर मुख्य नियंत्रण केंद्र का ही होता है। तो चलिए देखते हैं। तो राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की नियुक्ति करता है अथवा उन प्रशासकों के द्वारा वह केंद्र का शासन यानी केंद्र शासित प्रदेशों का शासन स्वयं अपने हाथ में ले लेता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में। संविधान में राष्ट्रपति को जो विधायी शक्तियां प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। पहली, वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद अथवा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। यानी जब भी लोकसभा का या संसद का पहला चुनाव होता है या नव चुनाव होता है, तो नए चुनाव के बाद संसद का जो प्रथम बैठक होती है तथा प्रत्येक वर्ष संसद की जो प्रथम बैठक होती है उसको संबोधित कौन करता है, उसको राष्ट्रपति संबोधित करता है। इसी प्रकार वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये बात आप जानते हैं। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा जैसे विभिन्न विषयों से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करने का अधिकार रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट। वह संसद की बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह संसद की बैठक बुला सकता है। संसद की बैठक वह कभी भी बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है अथवा लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह चाहे तो संसद की बैठक बुला सकता है, जो संसद की बैठक चल रही है उसे स्थगित कर सकता है, और चाहे तो लोकसभा को विघटित कर सकता है। परंतु लोकसभा को वह विघटित तभी कर सकता है जब लोकसभा के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया हो, अन्यथा नहीं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति 2 व्यक्तियों को लोकसभा में मनोनीत करने की पावर रखता है। और वो 2 व्यक्ति कौन है? वो 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। संसद के कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए, संसद में जो कुछ विधेयक होते हैं विशेष प्रकार के, उन्हें प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। यानी कुछ विधेयक इस प्रकार के होते हैं जिन्हें केवल राष्ट्रपति की आज्ञा या सिफारिश के बाद ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं। जैसा कि देखिए, कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा की आवश्यकता होती है। ये बात याद रखनी है। कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं देखते हैं। उदाहरणार्थ, भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा में परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक। यानी भारत की संचित निधि से यदि कोई रकम निकालनी है, खर्च निकालना है, तो उसके लिए जो विधेयक पारित होगा उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, अन्यथा वह विधेयक संसद में नहीं आ पाएगा। इसी प्रकार राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने के लिए तथा नए राज्य के निर्माण के लिए यदि विधेयक प्रस्तुत करना है तो उस पर भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के बारे में। संविधान में राष्ट्रपति को जो वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो धन विधेयक होता है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक को केवल राष्ट्रपति की ही पूर्व अनुमति से संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि धन विधेयक केंद्र सरकार की सभी व्ययों के बारे में बतलाता है कि कौन सा धन कहाँ पर जाएगा, इसलिए उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट, वह वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट बोलते हैं, केंद्रीय बजट, वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष या संसद के सामने रखता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है। अगला पॉइंट, अनुदान की कोई भी मांग यानी राशि की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना भारत की संचित निधि से ना तो कोई रकम निकाली जा सकती है, ना उसमें से किसी प्रकार का खर्च किया जा सकता है। इसीलिए अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना
नहीं की जा सकती। आपको ये बात याद रखनी है। जब तक राष्ट्रपति उस पर मंजूरी नहीं देगा, केंद्र सरकार कोई भी अनुदान की मांग नहीं कर सकती है। इसी प्रकार चौथा पॉइंट, वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। भारत की जो आकस्मिक संचित निधि है, जिसे आकस्मिक परिस्थितियों में यूज किया जाता है, वह उस निधि से किसी आकस्मिक व्यय या अग्रिम व्यय हेतु पहले से भुगतान करने की व्यवस्था करता है। यदि कोई आपदा आ जाती है तो उस समय वह उस आकस्मिक निधि से अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति द्वारा ही की जा सकती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। वह राज्य अथवा केंद्र के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो आपको एक बात याद रखनी है, केंद्र व राजस्व के मध्य जो राज्य व केंद्र के मध्य जो राजस्व का बंटवारा होता है, वह वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इस वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार वित्त आयोग का गठन करता है। ये बात आपको याद रखनी है। यानी केंद्र व राज्य के मध्य राजस्व बंटवारे के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वह केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनके बारे में। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां दी गई हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से की जाती है। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी विषय पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। संविधान ने अनुच्छेद 143 के अंतर्गत व्यवस्था की है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य है, परंतु उच्चतम न्यायालय जो सलाह देता है उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। यानी जो उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह दी जाती है उसे राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो उसे मान भी सकता है, अन्यथा खारिज कर सकता है। यह राष्ट्रपति के स्वविवेक पर है। चलिए आपको देखते हैं अगला पॉइंट। वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमादान, प्राणदंड, स्थगित, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। यदि आप राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने वीडियो डाली है, उस पर ज़रा जाइएगा, उस पर देखिएगा। लेकिन यदि आप अभी देखते हैं तो देखते हैं राष्ट्रपति को संविधान में शक्ति दी गई है जो कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को जो अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध हो चुका है उसके दंडादेश को निलंबित कर सकता है, माफ़ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, उसे दंड में क्षमादान कर सकता है, प्राणदंड यानी फांसी दी गई है तो उसे स्थगित कर सकता है, उसे राहत दे सकता है या माफ़ी दे सकता है। इससे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे वीडियो पर जाएं। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बाद अब आती हैं राष्ट्रपति की कूटनैतिक शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की कूटनैतिक शक्तियाँ जो हैं वह कौन कौन सी हैं, चलिए देखते हैं। संविधान में राष्ट्रपति को जो कूटनैतिक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं वह इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसा कि हमने आपको कार्यकारी शक्ति में बताया था कि शासन के जितने भी कार्य किए जाते हैं वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ जितनी होती हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो होते हैं वह केवल राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं परंतु उसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। बिना संसद की अनुमति के कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौते राष्ट्रपति के नाम पर नहीं किए जा सकते हैं। इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मंच हैं अथवा अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं उसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व करता है वह राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति विदेशों में राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजता है एवं उनका स्वागत करता है। यानी विदेशों में जो राजदूत अथवा उच्चायुक्त भेजे जाते हैं
उन्हें राष्ट्रपति द्वारा ही भेजा जाता है एवं दूसरे देशों से भारत में आने वाले राजदूतों का स्वागत भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। यानी आप समझ गए होंगे राष्ट्रपति की भारतीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति भारतीय शासन का एक अभिन्न अंग है। तो राष्ट्रपति की कूटनैतिक शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। हालांकि उनके लिए संसद की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपातकालीन शक्तियां। संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं, जो राष्ट्रपति को संसद की अनुमति से ही लगानी पड़ती हैं। तो देखिए संविधान में जो राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं वह कौन कौन सी हैं। आपातकाल संविधान में 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लगा सकता है। कौन कौन से? पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, जो अनुच्छेद 356 व 365 के अंतर्गत लगाया जाता है। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल, सॉरी यहाँ पे 3 लिखना था। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, परंतु वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगाया गया है। तो आपको देखना है राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध अथवा आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन केंद्र द्वारा दिए गए आदेश को न मानने में अथवा राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर ही राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल भारत की साख एवं वित्तीय स्थिति खतरे में आने पर लगाया जाता है। यद्यपि 1991 में वित्तीय संकट आया था, परंतु राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की कौन सी सैन्य शक्तियां होती हैं? तो सैन्य शक्तियों की बात करें तो वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। आपको ये बात याद रखनी है, भारत के जो सैन्य बल हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है कौन? राष्ट्रपति। ये बात आपको याद रखनी है। भारत की सर्वोच्च सेना का जो सेनापति होता है वह सर्वोच्च है, राष्ट्रपति ही सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता से वह थल सेना यानी आर्मी, जल सेना यानी कि नेवी यानी वायुसेना यानी कि एयरफोर्स प्रमुखों की नियुक्ति करता है। यानी एडमिरल, एयर मार्शल तथा जनरल की नियुक्ति स्वयं राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु इसके लिए संसद की सलाह आवश्यक होती है। इसके अलावा वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। राष्ट्रपति ही युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है, और इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। अब आप समझ गए होंगे कि जो सैन्य बल है उनका सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है तथा सेना के प्रमुखों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संसद की सलाह पर। उसी प्रकार युद्ध की समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, परंतु इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो दोस्तों आज की हमने वीडियो में देखा राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ऐसी ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा